Macroeconomics Lecture 5 Keynes Law of Consumption। सबसे पहले assumptions हैं। केन्स ने अपना लॉ जो है वो सर्फ का जो कानून पेश किया है, खर्च करने का कानून, उसमें assumptions है। नंबर 1 assumption है शॉर्ट रन मॉडल। शॉर्ट रन मॉडल है नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज सब्जेक्ट टू शॉर्ट पीरियड। केन्स ये कहता है कि लोगों की जो आमदनियों और खर्च के दरमियान रिश्ता होता है वो नॉन प्रोपोर्शनल होता है, कि दोनों एक ही रेशो से नहीं बढ़ते और एक ही रेशो से कम नहीं होते। नंबर 2 है देयर आर नो चेंजेस इन द टेस्ट, हैबिट्स, फैशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। केन्स ये कहते हैं लोगों के जायके, आदात, फैशन और इनकम की तकसीम में कोई फर्क नहीं आता, वैसे की वैसे ही रहते हैं। अज्यूम किया जाता है ना, assumptions है ये बेसिकली। नंबर 3 है देयर इज रिच कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वेयर पीपल आर फ्री टू मेक देयर ओन चॉइसेस। इकोनॉमी जो है वो अमीर है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई फोर्सेस ही तय करती हैं कि क्या बाय किया जाएगा और क्या सेल किया जाएगा, किनको कितना और कौन कितना बाय करेगा। वेयर पीपल आर फ्री टू मेक देयर चॉइसेस, कि लोगों के पास चॉइस होगी डिमांड साइड के और सप्लाई साइड के, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं रिगार्डिंग कंजम्पशन एंड सेविंग्स। नंबर 4 है देयर प्रिवेल नॉर्मल कंडीशंस इन द इकोनॉमी देयर इज नाइदर। वो कहते हैं कि इकोनॉमी हमेशा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर है। यहाँ पे ना तो हाइपर इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, और ना ही डिफ्लेशन है, ना ही स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन का मतलब इकोनॉमी का रुका हुआ होना। इकोनॉमिक implications of Keynes law of consumption. The important features of Keynes law of consumption is that MPC less than 1. इसके ऊपर से डिस्कस किया है कि MPC less than 1 का क्या मतलब है। 1 का यहाँ पे मतलब हम लेते हैं हमारी आमदन, इनकम। हम कहते हैं जी हमारी 1 रुपया इनकम है तो हमारी जो कंजम्पशन है वो 1 रुपए से कम होनी चाहिए। That's why we call MPC less than 1. The proposition has yielded a lot of importance from practical point of view. इसका अब नीचे डिटेल डिस्कशन देख लें। नंबर 1 में वो कहता है कि नेगेशन ऑफ सेल्स लॉ। सेल इकोनॉमिस्ट है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, प्योर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। वो ये कहता है अपने कानून में, इसको सेल्स लॉ भी कहते हैं, जेबी सेल्स का नाम है, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो रसद होती है वो अपनी तलब खुद ही पैदा कर लेती है, हालांकि एडी रिमेन्स इक्वल टू एएस। इसलिए वो कहता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के हमेशा बराबर रहती है। अकॉर्डिंगली नथिंग रिमेन्स अनसोल्ड, और कुछ भी इकोनॉमी में अनसोल्ड नहीं रहता, बगैर बिके नहीं रहता, सब कुछ बिक जाता है। जितनी सप्लाई उतनी डिमांड, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी। वेरी सिंपल, लोग काम करेंगे, जॉब्स करेंगे, बिजनेसेस करेंगे, तभी वो डिमांड करेंगे ना। जब तमाम लोग डिमांड कर रहे हैं, कितनी डिमांड कर रहे हैं? जितनी मार्केट में चीजें मौजूद है, वही लोग चीजें बना रहे हैं, वही लोग डिमांड कर रहे हैं। इसकी छोटी सी मिसाल की, आटा बनाने वाला बंदा जो है वो आटा खुद नहीं खाता, खुद भी खाता है। जूता बनाने वाला बंदा जूता खुद नहीं पहनता, खुद भी पहनता है। कपड़े बनाने वाला बंदा कपड़े खुद नहीं पहनता, बिल्कुल पहनता है। तो ये वो चीज कहता है कि सप्लाई जो होती है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, कि तमाम लोग जो पैदा कर रहे हैं साइड पे, वो उसके दूसरे के उसी पैदा कर रहा चीजों के खरीदार भी हैं। तो लिहाजा वो कहता है इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हमेशा बराबर रहती है, और कोई भी चीज बिन बिके नहीं रहती, और तमाम लोग बरसरे रोजगार रहते हैं, कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स जो केन्स है वो कहता है कि एमपीसी लेस देन 1, कि एमपीसी जो होती है वो 1 से कम होती है, कि तमाम लोग जो कमाते हैं वो सारे का सारा खर्च नहीं करते, और हर बंदे का खर्च करने का पैटर्न भी दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है। एक बंदा शायद जो कमाता है सारे के सारे की डिमांड कर देता होगा, लेकिन दूसरा बंदा शायद जो कमाता है उसकी सारे के सारी डिमांड नहीं करता, उसमें से जोड़ भी लेता है। इट मीन्स पीपल डू नॉट स्पेंड ऑल ऑफ द इंक्रीज इन द इनकम्स। वो कहता है कि जो इनकम में आपकी में इजाफा हो रहा है, जो आप बढ़ती हुई इनकम कमा रहे हैं डेली, मंथली, वीकली, वो सारी की सारी आप खर्च नहीं करते। एज अ रिजल्ट देयर एग्जिस्ट चांसेस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ओवर प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वो कह सकता है, केन्स ये कहता है कि इसका भी चांस होता है कि इकोनॉमी में अनसोल्ड गुड्स होंगी,
ओवर प्रोडक्शन होगी और अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे एम्प्लॉयमेंट लिखा है गलती से, ये अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिकली, अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी होंगे इकोनॉमी में। नंबर नेक्स्ट 2 पे वो कहता है द क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की इंपॉर्टेंस क्या है? एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है केन्स के मुताबिक। वो कहता है कि व्हेन एमपीसी लेस देन 1, as a result people do not redirect all of increases in their incomes to purchase the goods which have been produced by them। कहता है कि तमाम चीजें जो पैदा की गई हैं मजदूरों से, लेबर से, आपके फार्मर से, जो भी लोग पैदा कर रहे हैं चीजों को, वो तमाम की तमाम चीजें खरीदी नहीं गई। तमाम चीजें जो उन्होंने पैदा की हैं वो तमाम उन्होंने नहीं खरीदी। तो जब वो नहीं खरीदेंगे तो इकोनॉमी में एक फिनोमिना क्रिएट हो जाएगा ओवर प्रोडक्शन का एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, कि मेंडू से कि 100 इकोनॉमी में बंदा है, उन्होंने 100 चीजें पैदा की हैं, लेकिन वो 100 बंदों ने 100 चीजें नहीं खरीदी। ठीक है जी। उन 100 बंदों में से फर्ज करें 80 लोगों ने पूरी पूरी चीज खरीदी है, लेकिन 20 लोगों ने जो है वो आधी आधी चीज खरीद के अपना गुजारा किया है, और बाकी उन्होंने आधी चीज के जो पैसे थे वो बचा लिए। जब वो 20 लोगों ने आधी चीजें बाय की हैं तो हम कह सकते हैं 80 जमा 10, क्योंकि 20 लोगों ने आधी चीज बाय की है तो 10 चीजें बनेंगी, 20 नहीं बनेगी। तो 80 जमा 10 90, चीजें कितनी है 100। तो 100 में से 90 चीजें खरीदी गई, 10 जो थी वो ओवर प्रोडक्शन में चली गई, क्योंकि वो पैदावारियत ओवर हो गई, लोगों ने नहीं खरीदी। अब रही बात कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो गई, तो भाई जब वो 10 चीजें नहीं बिकेंगी, जिसकी वो 10 चीजें नहीं बिकी वो क्या हो जाएगा, वो तो फैक्ट्री को अपनी को क्लोज करने की कोशिश करेगा, इन्वेस्टमेंट डाउन करेगा। इन्वेस्टमेंट जब कम करेगा तो लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे लोग। तो ये इसके पीछे सीन है ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट का। देयरफॉर टू रिमूव इट देयर विल बी अ नीड टू एनहांस एग्रीगेट डिमांड सो दैट अनसोल्ड गुड्स कुड बी सोल्ड। तो वो इसको ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कि इस मसले का हल क्या है। इस मसले का हल ये है कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जाए, जिससे क्या होगा, जो चीजें बिन बिके हैं, जो 10 चीजें नहीं बिकी वो बिक जाए। नंबर 3 है द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ट्रेड साइकिल का मतलब है कि इकोनॉमी, हर इकोनॉमी दुनिया की जो होती है वो ट्रेड साइकिल के मराहिल से गुजरती है। उनको इसका बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि डिप्रेशन है, रिवाइवल है, उसके बाद बूम है, फिर रिसेशन है। तो ये इकोनॉमी इस तरह से मूव करती है इन तरहों पे। द प्रपोजिशन ऑफ एमपीसी लेस देन 1 becomes helpful to explain the turning point of trade cycle. Why it turns from boom to contraction and from depression to revival? वो कहते हैं कि इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमीज में इतनी ही स्टेबिलिटी है, इतनी ही सस्टेनेबिलिटी है, तो इकोनॉमीज बूम से, तरक्की से, बहुत ज्यादा खुशहाली से जो है वो सुकड़ाव की तरफ क्यों चली जाती है, बहुत नीचे की तरफ जाना भी शुरू कर देती है। या इकोनॉमीज में इतनी सस्टेनेबिलिटी है, वो डिप्रेशन से रिवाइवल में क्यों जाना शुरू हो जाती है, बहुत बदहाली के दिनों से खुशहाली के दिनों की तरफ क्यों जाना शुरू हो जाती है। दो वो यहाँ चीजें डिस्कस कर रहा है, 2 पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट्स को आपस में कंपेयर कर रहा है। एक तो बूम को कॉन्ट्रैक्शन के साथ और डिप्रेशन को रिवाइवल के साथ। अच्छा, जब वो कहता है पहला पॉइंट, इन बूम इनकम्स राइजेस बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स डू नॉट राइज इन द सेम वे। वो कहता खुशहाली, जो बहुत पीक के दिन होते हैं वहां पे लोगों की आमदनियां बढ़ती हैं, उनको बहुत ज्यादा रोजगार मैसर होते हैं, और रोजगार भी अच्छी तनख्वाहों पर मैसर होते हैं। लेकिन वो कहता है जब उनके रोजगार, उनकी आमदनें बढ़ती हैं, इनकम्स बढ़ती हैं, लेकिन वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ अपने अखराजात को नहीं बढ़ाते। जितनी उनकी आमदन बढ़ रही होती है उस हिसाब से उनके अखराजात नहीं बढ़ रहे होते। तो इस पैराहे पे जो है, इस जमन में फिर क्या होता है, गुड्स विल रिमेन अनसोल्ड, चीजें जो है वो बिन बिके रह जाती हैं। चीजें भी उतनी ही बन रही हैं जितनी लोगों की आमदनियां बढ़ रही हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। जब आमदनी के साथ चीजें मार्केट में बढ़ती हुई शरह से अवेलेबल होती हैं, लेकिन लोग अपने खर्चे जो है वो नहीं उस तरह से बढ़ाते जैसे उनकी आमदनियां बढ़ रही हैं, तो चीजें मार्केट में अनसोल्ड रहती हैं एंड द इकोनॉमी विल टर्न फ्रॉम बूम टू कॉन्ट्रैक्शन। जाहिर सी बात है, फिर जब चीजें अनसोल्ड रहेंगी तो फिर अनसोल्ड चीजें बनाने वाले जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कम करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट्स को कम करेंगे तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब इकोनॉमी में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बूम से किस तरफ जाएगा, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगी। वाइल इन डिप्रेशन इनकम्स फॉल बट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स डू नॉट फॉल।
वो ये कहता है कि डिप्रेशन के दिनों में, दूसरा पॉइंट जो हमने ऊपर पढ़ा था, डिप्रेशन टू रिवाइवल, डिप्रेशन के दिनों में वो कहता है कि आमदनी कम तो होती है, लोगों की जो कमाई हुई दौलत है, जो आमदनी है, जो इनकम्स है, वो कम होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इनकम जितनी कम होती है उतना खर्चा कम नहीं होता, उतने उनके अखराजात कम नहीं होते। तो इस पर वो कहते हैं कि अकॉर्डिंगली देयर विल बी एग्जिस्टिंग सर्टेन डिमांड्स इन द इकोनॉमी पुशिंग इट फ्रॉम डिप्रेशन टू रिवाइवल, कि इतनी फिर डिमांड मौजूद होती है इकोनॉमी के अंदर कि वो इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइवल की तरफ लेके जाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि लोगों की जितनी आमदनियां कम हो रही है उतने उनके अखराजात कम नहीं हो रहे, उतनी उनकी डिमांड नीचे नहीं जा रही। तो इसलिए जो इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई का एनालिसिस है वो तकरीबन बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसको हम डिप्रेशन से रिवाइवल करना शुरू कर देते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास ओवर सेविंग इकोनॉमी। केन्स के मुताबिक, केन्स का जो लॉ ऑफ कंजम्पशन है वो कहता है देयर एग्जिस्ट अ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। वही बात जो पहले बताई है कि इनकम और कंजम्पशन के दरमियान नॉन प्रोपोर्शनल जो है ना वो एक सिस्टम होता है। इट मीन्स दैट व्हेन एवर इनकम राइजेस कंजम्पशन डज नॉट राइज इन द सेम वे। जैसे ही इनकम बढ़ती है आपकी कंजम्पशन उस रेशो से नहीं बढ़ती। फर्ज करें आपकी इनकम 100 रुपया थी, आप उसमें से 80 रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन आपकी इनकम 200 रुपए हो जाती है, तो आप वो कहता है कि आप जो है वो 80 रुपए से 160 रुपए पे नहीं जाते। कंजम्पशन आपकी 80 से 160 नहीं होती, बल्कि आपकी कंजम्पशन हो जाती है 80 रुपए से 120 रुपए। ठीक है जी। तो ये वो बेसिकली यहाँ बताना चाह रहा है। असूली तौर पे तो देखा जाए कि जितनी इनकम बढ़ गई उतनी कंजम्पशन बढ़ गई, लेकिन नहीं, केन्स कहता है ऐसा नहीं होता, जितनी इनकम बढ़ती उतनी कंजम्पशन नहीं होती। तो इसका मतलब है जब 100 से आप 200 रुपए इनकम पे गए, आपकी जो कंजम्पशन है वो 80 से 160 नहीं बल्कि 120 हुई है, तो अब आप कितने पैसे बचा रहे हैं? अब अल्टीमेटली जो है वो 80 रुपए आपको सेविंग्स में जा रहे हैं। पहले आप सिर्फ 20 रुपए बचा रहे थे, अब आपको 200 रुपए इनकम होने पे आपको 80 रुपए बच रहे हैं, आपकी सेविंग्स में 80 रुपए डल रहे हैं। Accordingly, along with increase in income, savings go to increase. If the savings go on to accumulating the economy, will turn into a over saving economy. जब से जो आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी इकोनॉमी के अंदर तो उसको हम ओवर सेविंग इकोनॉमी कहेंगे। तो केन्स ये कहता है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड इक्वल टू सच सेविंग्स, इकोनॉमी विल हैव टू फेस स्टैग्नेशन। वो कहता है कि अगर आप तमाम सेविंग जो आपने की है वो बैंक्स में डिपॉजिट होकर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, कारोबार उनका नहीं हो पाता, तो फिर क्या होगा? इकोनॉमी स्टैग्नेशन पे चली जाएगी। स्टैग्नेशन का मतलब है कि रुकाव का शिकार हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्लगिश हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी इकोनॉमी। नंबर नेक्स्ट है इनकम प्रोपोर्शंस। On the basis of MPC less than 1, Keynes has presented the concept of investment multiplier, which states that any change in investment given the value of MPC will lead to increase in many time. We shall discuss in its coming pages. मल्टीप्लायर का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, केन्स ये कहता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 1 रुपया बढ़ती है तो उसमें से आप क्या करते हैं, उसमें से आप 75% जो है वो कंज्यूम कर देते हैं और 25% सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। अब वो 25% जो है आप सेव करते हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट में डाल दें। जब वो 25% इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 गुना इफेक्ट देती है। 4 गुना क्या देती है? इफेक्ट देती है। किसमें इफेक्ट देती है? तो बिजनेस खुशहाली आती है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है जी। बिजनेस प्रमोट होता है, बूम पे चला जाता है। जब बिजनेस बूम पे चला जाता है तो नेशनल इनकम भी ऊपर चली जाती है, तो नेशनल इनकम भी कई गुना जो है वो बढ़ती है। तो लिहाजा दिस इज अनदर डिस्कशन, सो वी विल डिस्कस इन अनदर टॉपिक इंशाल्लाह। तो आज के लिए हमारा यही काफी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।